हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द अबॉर्शन। अबॉर्शन के बारे में आज अपन डील करने जा रहे हैं। अबॉर्शन का कल अपन ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था कि अबॉर्शन क्या होता है। आज अपन डील में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई हर एग्जाम में बार बार में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अबॉर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओबीसी का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन का आउटपुट देता है आपको। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक, मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दे। और बिना समय गवाए अपन अबॉर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अबॉर्शन क्या होता है। तो अबॉर्शन को समझने के लिए आप देखते हैं कि कल अपन ने देखा था कि अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट जिसमें प्रेगनेंसी होती है उसका टर्मिनेशन हो जाता है वायबिलिटी से पहले। अगर वायबिलिटी से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसे अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और अबॉर्शन होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में देखने को मिलता है। बात करते हैं कि अगली प्रेगनेंसी हेमरेज में जहां पर अबॉर्शन को कहां क्लासिफाई करेंगे, तो अबॉर्शन का क्लासिफाई किया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज। हेमरेज में प्रेगनेंसी में दो टाइप का हेमरेज होते हैं। पहला हेमरेज होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, दूसरा होता है लेट प्रेगनेंसी में। तो लेट प्रेगनेंसी में आते हैं वो एपीएच होता है, एंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से। तो एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज और यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में देखने को मिलेगा सबसे पहले कारण होता है जिम्मेदार, वो होता है यहाँ पर एबॉर्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है जहां पर अर्ली प्रेगनेंसी में हेमरेज करवाता है, तो 95 से लेकर के 97% अर्ली प्रेगनेंसी केस में ये हेमरेज देखने को मिलेगा। 95 से लेकर के 97% केस में अबॉर्शन देखने को मिलता है। इसका कोच अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज का बात करते हैं सेकंड पे, तो यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में ना होकर के उसकी जगह दूसरी जगह पर जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर यूट्रस होगा वो खाली होगा, यूट्रस के अलावा अगर उसका दूसरी जगह पर इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मोलार प्रेगनेंसी। और मोलार प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्लेसेंटा का कैंसर होता है मोलार, जहां पर प्लेसेंटा में मॉल बन जाते हैं। और मॉल ये नहीं है कि प्लेसेंटा में कोई शॉपिंग मॉल बन जाएगा, वहां पर मॉल का मतलब होता है प्लेसेंटल कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है। जहां पर प्लेसेंटा होती है उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है, तो उसे प्लेसेंटल कैंसर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज 3 टाइप का देखने को मिल सकता है, या उसमें अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज के लिए 3 कारण है जो जिम्मेदार होंगे। पहला होगा अबॉर्शन, जो कि मैक्सिमम पोर्शन रखता है इसका, 95 से 97% केसों में देखने को मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जहां पर एम्ब्रियो होता है वो ना लग करके यूट्रस की बजाय अदर कहीं पर जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है। और मेनली होता है ये फैलोपियन ट्यूब में, जिसे एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होता है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला में जाकर के ये लगता है। मोलार प्रेगनेंसी की बात करें तो प्लेसेंटल कैंसर के नाम से भी इसको जानते हैं, जहां पर प्लेसेंटा का कैंसर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी के लिए लॉस के लिए जो जिम्मेदार होगा वो अबॉर्शन होता है। तो यहाँ पर आप मोस्ट कॉमन लिख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज के लिए जो जिम्मेदार होता है अबॉर्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए इसका बेसिक इंटरवेंशन करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो बेसिक इंटरवेंशन क्या होगा। यहाँ पर बेसिक इंटरवेंशन की बात करें कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हेमरेज हो रहा है तो उसका बेसिक इंटरवेंशंस क्या होंगे, तो यहां पर ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है। ब्लीडिंग को असेस करना है कि असेसमेंट करो ब्लीडिंग का, कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, कहीं खून की नदियां तो नहीं बह रही है। और ब्लीडिंग का असेसमेंट अपन ने उस दिन भी देखा था कि काउंटिंग करनी है, सैनिटरी पैड का काउंटिंग करके वहां पर ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है।
तो यहाँ पर सैनिटरी पैड को काउंट करके ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है। उसके बाद में डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, या डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या होगा, तो वहां पर खाली करना है यूटेराइन कैविटी को। डेफिनेटिव इंटरवेंशन में एम्प्टी द यूटेराइन कैविटी, एम्प्टी करो यूटेराइन कैविटी को, जल्दी से जल्दी आपको खाली करना है ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो। तो यूटेराइन कैविटी को खाली करना है बाय द मेडिकल और सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड से कर सकते हैं। अब मेडिकल मेथड में क्या देखने को मिलेगा, मेडिकल मेथड में आता है आप प्रोस्टाग्लैंडिन दे करके या ऑक्सीटोसिन दे करके वहां पर उसका पूरे जो प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप बाय द सर्जरी के द्वारा वैक्यूम एस्पिरेशन करके या सर्जरी करके वहां से उसका पूरी तरीके से यूटेराइन कैविटी को खाली कर सकते हैं। तो टू टाइप से बेसिक इंटरवेंशन की बात करें कि हेमरेज हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले ब्लीडिंग का असेसमेंट करना है। ब्लीडिंग असेसमेंट के बाद में अकाउंटिंग करेंगे, सैनिटरी पैड को काउंट करके ब्लीडिंग का पता लगाना है। सेकंड नंबर पे आता है कि डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या होगा, तो वहां पर एम्प्टी करना होता है, यूटेराइन कैविटी की एम्प्टी करेंगे बाय द मेडिकल मेथड, जैसे आप दे सकते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन से उसको कॉन्ट्रैक्शन करवा करके वहां पर यूटेराइन कैविटी को खाली कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल मेथड से भी जाकर के आप यूट्रस में कैविटी की क्या कर सकते हैं, एम्प्टी करवा सकते हैं। तो अब डिटेल में डील करेंगे कि अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है कि वायबिलिटी से पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना, यानी कि 22 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसे अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। अब अबॉर्शन में भी बहुत सारे अबॉर्शन का जो टाइप होता है या उसका जो मैकेनिज्म होती है, उसका इंसिडेंस होता है, अलग अलग होता है। तो बात करेंगे उसके इंसिडेंस की, तो कब से कब कितने परसेंट केसेस में कब अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अबॉर्शन में होता है कि लेस देन 22 वीक, यानी 22 वीक से पहले। यहाँ पर 22 वीक को क्या माना गया है, वायबिलिटी माना गया है अबॉर्शन के लिए, कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाती है, टर्मिनेशन हो गया, प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट हो जाती है बिफोर द लेस देन 22 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसे नाम दिया जाता है अबॉर्शन। और अबॉर्शन में भी क्या होगा कि यहाँ पर वायबिलिटी कब आती है, जब फीटल लंग मैच्योर हो जाते हैं और सर्फेक्टेंट का निर्माण करने लग जाते हैं, जिसमें 2:1 में स्प्रिंगोमाइलिन एंड लेसिथिन होता है, 2% होता है, जबकि 1:1 में स्प्रिंगोमाइलिन होगा। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा। और फीटल का वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर फीटल वेट होगा वो 500 ग्राम से कम देखने को मिलेगा, लेस देन 500 ग्राम। यानी कि अबॉर्शन का मतलब हो गया कि फीटल वायबिलिटी से पहले टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के टर्मिनेट हो जाती है वायबिलिटी से पहले, और उसमें फीटस का जो वेट होता है वो 500 ग्राम से कम देखने को मिलता है, तो इसे अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको अबॉर्शन की डेफिनेशन पता चल गई है। इसके बाद में इसका इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस होता है वो 22 वीक से पहले देखने को मिलेगा, 22 वीक से पहले देखने को मिलता है। अब 22 वीक से पहले कितना परसेंट होता है, यहाँ पर अपन टू टाइप से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि टू टाइप में सबसे पहले एक तो होगा जो कि 8 से लेकर के 8 से कम में देखने को मिलेगा, एक होता है कि 16 वीक से कम पे देखने को मिलेगा, एक होगा 16 से 22 वीक पर। तो बात करते हैं कि 16 से लेकर के 22 वीक पर केवल 25% चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के, जबकि बात कर लेते हैं लेस देन 16 वीक में कितने परसेंट चांस होते हैं, 75% चांसेस होते हैं कि 16 वीक से पहले ही फीटस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब फीटस इसमें भी टू टाइप की कंडीशन बन सकती है, एक तो हो सकता है कि 8 से 16 वीक के बीच में, 8 से लेकर के 16 वीक के बीच में कितने परसेंट होंगे, तो 8 से 75% का जो 25% होता है वो 8 से 16 वीक में
टर्मिनेट होते हैं, लेकिन लेस देन 8 वीक, 8 वीक से पहले पहले ही बच्चा आता है और वो टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके चांसेस होते हैं 75% चांसेस होते हैं कि 8 वीक से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है, यानी कि वहां पर प्रेगनेंसी होती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो वहां पर टोटल 75% उसके चांसेस होते हैं 8 वीक से पहले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं टर्मिनेशन के, अबॉर्शन के, वो कब देखने को मिलते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 16 वीक से ज्यादा देखने को मिलेगा, 16 से 22 वीक, 8 वीक से कम, 8 से 16 वीक या 22 वीक से ज्यादा, तो वहां पर आपको आंसर करना होता है लेस देन 8 वीक। यहां पर सबसे ज्यादा 75% देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा लेस देन 8 वीक पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ईटियोलॉजी की अपन बात करेंगे इसके बाद। इन टर्मिनेशन में आपने देख लिया है, इसकी डेफिनेशन हो गई है, इसका इंसिडेंस देख लिया है, इसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो ईटियोलॉजी होती है वो कौन कौन सी देखने को मिलेगी। तो ईटियोलॉजी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग अलग होगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ईटियोलॉजी के बारे में पहले डील करेंगे, उसके बाद में देखेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या ईटियोलॉजी हो सकती है। तो ईटियोलॉजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। प्रेगनेंसी में टोटल ट्राइमेस्टर होते हैं वो 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है प्रेगनेंसी को। ट्राइमेस्टर, और ट्राइमेस्टर का मतलब होता है तिमाही, तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 से लेकर के 12 वीक तक का देखने को मिलता है, यानी कि 1 to 12 वीक तक का, जो 1 से लेकर के 3 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ईटियोलॉजी होती है उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पोर्शन 0 से 12 वीक तक होता है, या 1 से 12 वीक तक कर सकते हैं, या 0 से 12 वीक तक आप मान सकते हैं इसको। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर बताइए 13 से लेकर के 28 वीक तक का देखने को मिलता है। थर्ड ट्राइमेस्टर की मैं बात करूं तो थर्ड ट्राइमेस्टर देखने को मिलेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से लेकर के 40 वीक तक का देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो ट्राइमेस्टर होता है, बड़ा ट्राइमेस्टर होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। अब इसके ईटियोलॉजी की अपन बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ईटियोलॉजी की बात करेंगे 1 से 12 वीक में, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोमल जो मेन डिफेक्ट होगा वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी तरीके से कोई क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है तो यहाँ पर इसका मेन कारण होता है। अब क्रोमोसोमल डिफेक्ट को ही सेलुलर डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे सेलुलर डिफेक्ट कह सकते हैं, मुलेरियन डिफेक्ट, सेलुलर डिफेक्ट के नाम से जाना जा सकता है, एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट कह सकते हैं, सेलुलर डिफेक्ट कहेंगे, या फिर इसे कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक, कोई एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा, या इसे जर्म लेयर डिफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, जर्म लेयर डिफेक्ट, या इसे कंजेनाइटल डिफेक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर क्रोमोसोमल डिफेक्ट मेनली इसका कारण होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का। तो इसे सेलुलर डिफेक्ट, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, एबनॉर्मल या पर एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट, या फिर इसे नाम दिया जाता है कंजेनाइटल डिफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। मोस्ट कॉमन जो कोज होता है एनी काइंड ऑफ अबॉर्शन का, किसी भी तरीके का कोई भी अबॉर्शन है तो उसका जो मेन जो डिफेक्ट होता है या कारण जिम्मेदार होता है उसके लिए क्रोमोसोमल डिफेक्ट ही जवाबदार होता है, और इसे इतने नाम से सेलुलर डिफेक्ट,
एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या जर्म लेयर डिफेक्ट या कंजेनाइटल डिफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका एबनॉर्मलिटी का, उसमें अब यहाँ पर जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ट्राइसोमी ऑफ 60। इसमें ट्राइसोमी 16 जो 16 क्रोमोसोम नंबर का क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। तो ट्राइसोमी 16 होता है वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलेगा। इसमें एंडोक्राइनल कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर इसका जो डिफेक्ट होता है वो एंडोक्राइनल हो सकता है। अब एंडोक्राइनल डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलेगा, या तो इसमें एलपीडी हो सकती है, यानी कि इसमें हो सकता है कि ल्यूटियल फेज का कोई डिफेक्ट है, यहाँ पर एंडोक्राइनल में एलपीडी का कोई डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि ल्यूटियल फेज का कोई डिफेक्ट है। और ल्यूटियल फेज का डिफेक्ट का मतलब है कि जहां पर जो कॉर्पस लूटियम बनता है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो कॉर्पस लूटियम में जब कोई नहीं बन पाएगा सही से, उसका कोई डिफेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी का हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। अब बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो एचसीजी हार्मोन उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर लूटियल फेज का कोई डिफेक्ट होगा, तो लूटियल फेज जब लूटियल नहीं बन पाएगा सही से, कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा, तो वहां से प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी भी नहीं बनेंगे सही से। और प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी होगी वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और भाभी जी में उसका बच्चा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को एलपीडी लूटियल फेज डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। या फिर इसमें थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर उसमें हाइपर थायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरीके के थायराइड के डिसऑर्डर होंगे तो भी वहां पर अबॉर्शन होने के या अबॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन मान लीजिए यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया टॉर्च का, अगर इन्फेक्शन है टॉर्च का तो भी वहां पर अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब टॉर्च का इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ टॉर्च का अगर यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टॉर्च का मतलब ये नहीं है कि कोई बैटरी या सेल है, टॉर्च का मतलब होता है, यहाँ पर टॉर्च की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में कि टॉर्च का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्म, ओ का मतलब होता है अदर इन्फेक्शंस, आर का मतलब होता है रूबेला, और रूबेला बहुत ही खतरनाक होता है। अगर रूबेला हो जाता है मदर को तो उसमें 3 टाइप के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। कंजेनाइटल डीफनेस देखने को मिलेगी, रूबेला सिंड्रोम देखने में रूबेला सिंड्रोम हो जाता है तो वहां पर डीफनेस देखने को मिलती है, कंजेनाइटल उसमें हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी गंभीर गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। रूबियला और रूबेला कौन कौन सा होता है, तो रूबेला होता है मीजल्स होता है, रूबेला होता है जर्मन मीजल्स होता है, जबकि रूबियोला होता है वो मीजल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रूबेला को जर्मन मीजल्स और रूबियोला को मीजल्स कहते हैं। तो यहाँ पर रूबेला का इन्फेक्शन हो गया साइटोमेगालोवायरस का कोई इन्फेक्शन है, या फिर वहां पर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HSV हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां भी ये टॉर्च कंडीशन देखने को मिलती है, और इसे टॉर्च यानी कि
टॉक्सोप्लाज्म, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सभी तरीके के यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। या फिर वहां पर हो सकता है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, या हो सकता है एंडोक्राइनल कोई डिफेक्ट देखने को मिले। तो इन सभी कारणों की वजह से अबॉर्शन हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब इसके बाद में अपन डील करेंगे या फिर यहाँ पर अपला रिएक्शन हो सकती है। अब एप्ला रिएक्शन की ब्लास्ट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन के लिए एप्ला रिएक्शन भी जिम्मेदार होती है। एप्ला रिएक्शन का मतलब होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का मतलब होता है कि फॉस्फोलिपिड के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग में कोई डिसऑर्डर हो जाता है और उसकी वजह से प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एप्ला का घपला हो गया है तो वहां पर प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की बात कर लेते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से कारण है जो कि अबॉर्शन करवा सकती है। तो उसमें जो फर्स्ट कारण आता है वो आता है कि एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट है। अगर एनाटॉमी का कोई डिफेक्ट होता है वो यूट्रस का हो सकता है या कहीं और भी जेनिटल ट्रैक्ट का अगर एनाटॉमिकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो वो अबॉर्शन करवा सकता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर अपन ने देखा था कि ये होता है वो 13 से लेकर के 28 वीक तक का देखने को मिलेगा। 13 से लेकर 28 वीक तक देखने को मिलेगा। तो इसका कारण होता है यहाँ पर जो कारण जिम्मेदार होता है वो मेनली होता है एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट है। जैसे यहाँ पर एनाटॉमिकल डिफेक्ट है और एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे एनाटॉमिकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब एनाटॉमिकल डिफेक्ट में फर्स्ट पे आता है यहाँ पर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो सकती है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के लिए जो मेनली इंडिकेट करते हैं कि ओपनिंग ऑफ द सर्वाइकल ओस, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल ओस की ओपनिंग देखने को मिलेगी। जहां पर सर्वाइकल ओस होता है वो ओपन नजर आता है। भाभी जी में सर्वाइकल ओस अगर खुला रहता है, ओपनिंग रहती है तो उसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के नाम से जानते हैं। ये 12 वीक के बाद में प्रेजेंट होगा, यानी कि मोर देन आफ्टर द 12 वीक, आफ्टर 12 वीक के बाद में 12 वीक के बाद मेनली देखने को मिलता है। फीटल हेड के प्रेशर की वजह से प्रेशर होता है, यानी फीटल हेड का प्रेशर होगा। फीटल हेड प्रेशर, जैसे ही फीटल हेड का प्रेशर पड़ेगा सर्वाइकल ओस पे तो सर्वाइकल ओस ओपन हो जाएगा और जैसे ही सर्वाइकल ओस ओपन होता है भाभी जी का जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला होता है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिकरेंट अबॉर्शन का। अब सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलेगा रिकरेंट अबॉर्शन, जिसमें कि बार बार अबॉर्शन होते हैं। उसका मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है। जहां पर सर्वाइकल ओस होता है वो ओपन रहता है और उससे भाभी जी का नन्ना मुन्ना रसगुल्ला निकल करके बाहर आ जाता है। बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे यहाँ देखने को मिल सकता है मुलेरियन डक्ट का कोई डिफेक्ट है। मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट, मुलेरियन डक्ट होती है उसका कोई डिफेक्ट हो सकता है। मुलेरियन डक्ट क्या करती है, आपके फैलोपियन ट्यूब से और यूट्रस वगैरह होता है वो मुलेरियन डक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मुलेरियन डक्ट का कोई डिफेक्ट है तो भी उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट है और उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवा सकता है। तो मुलेरियन डिफेक्ट में जैसे आर्क्वेट यूट्रस की बात करते हैं, मुलेरियन डिफेक्ट में मेनली देखने को मिलेगा आर्क्यूएट यूट्रस। और आर्क्यूएट यूट्रस
आर्केट यूट्रस, ये क्वेश्चन पूछा था, भोपाल एम्स ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, भोपाल एम्स ने पूछा है, 2018 के भोपाल एम्स के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्केट यूट्रस क्या होता है। तो आर्केट यूट्रस का मतलब होता है कि फंडल का डिप्रेशन हो जाना, जो यूट्रस में फंडस होता है उसकी डिप्रेशन हो जाती है, उसे नाम दिया जाता है आर्केट यूट्रस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर डील कर लेते हैं कि यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से भाभी जी का यूट्रस देखने को मिलता है। तो ये मेनली यहाँ पर यूट्रस आपको नजर आ रहा है, चमकता धमकता सींग के आकार का, ऐसे लग रहा है कि कोई भैंस ने सींग फैला करके खड़ी है, इस तरीके का यूट्रस देखने को मिलता है। ये यूट्रस है वो मेनली नॉर्मल यूट्रस है, यहाँ पर कोई तरीके की एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन बात करते हैं आर्कुएट यूट्रस की, तो आर्कुएट यूट्रस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये आप फैलोपियन ट्यूब हो गई और यहाँ से फंडल होता है और डिप्रेस हो जाता है। तो इस तरीके का धसा हुआ जो यूट्रस होता है उसे आर्कुएट यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो फीटल फंडस का डिप्रेशन हो जाता है, इसे आर्कुएट यूट्रस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होगा जिसमें पूरी तरीके से यूट्रस डेवलप नहीं हो पाता है और उसमें एक साइड की फैलोपियन ट्यूब डेवलप होती है, उसे यूनिकॉर्नुएट के नाम से जानते हैं। बाइकॉर्नुएट यूट्रस होगा जिसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, वो दोनों साइड से डेवलप होती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, हार्ट शेप का यूट्रस देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सेप्टेट यूट्रस भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे यूट्रस की, तो यहाँ पर ये देखिए ये यूट्रस है, उसका फंडस है वो धसा हुआ है और जो धसा हुआ फंडस होता है इसे नाम दिया जाता है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के नाम से। तो ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहलाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं आर्कुएट यूट्रस है, ये वाला यूट्रस है आपका आर्कुएट यूट्रस है जहां पर फंडल डिप्रेशन है, ये फंडल है और फंडस का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिप्रेस देखने को मिल रहा है, तो आर्कुएट यूट्रस कहलाएगा। इसके बाद में बात करते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस की। तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर केवल और केवल एक ही पाया जाता है, यहाँ पर इस साइड से केवल एक यूट्रस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर एक साइड की फैलोपियन ट्यूब होती है, दूसरी साइड में नहीं होती है, तो ये वाला यूट्रस होता है आर्कुएट यूट्रस कहलाएगा। जबकि बात करते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस की, तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पर हार्ट शेप का कुछ इस तरीके से अगर यूट्रस देखने को मिलेगा तो उसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस ये वाला है, यूनिकॉर्नुएट है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, ये वाला यूट्रस है बाइकॉर्नुएट है जिसमें दोनों साइड से बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। और जो लास्ट वन होता है सेप्टेट यूट्रस, तो सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों साइड से अलग अलग साइड में सेप्टेट हो जाती है, जो इसे फैलोपियन ट्यूब होती है वो सेपरेट हो जाती है, बिल्कुल एक साइड से अलग निकलेगी, दूसरी साइड से अलग निकलती है, तो इसे सेपरेट यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो ये पूरे तरीके के जो भी डिफेक्ट होते हैं यूट्रस के वो देखने को मिल सकता है। यूटेराइन एडिशन होगा। अब तीसरे नंबर पे जो इसका कारण हो सकता है जिम्मेदार इसके लिए वो यूटेराइन एडिशन हो जाता है, मतलब को किसी भी तरीके का कोई एडिशन मटेरियल आकर के स्टिकिंग मटेरियल होता है वो आकर के एडिशन हो जाता है यूट्रस की वाल पर आकर के, किसी तरीके का मटेरियल का एडिशन हो जाना या स्टिकिंग हो जाना मटेरियल की यूटेराइन वाल पर, इसे यूटेराइन एडिशन के नाम से जानते हैं। तो थर्ड नंबर का कॉज हो सकता है यूटेराइन एडिशन।
यूटेराइन एडिशन का मतलब होता है स्टिकिंग ऑफ मटेरियल अपॉन द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस वॉल, यूटेराइन वॉल पर किसी तरीके का मटेरियल का आकर चिपक जाना यूटेराइन एडिशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एडिशन को असमान सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ एडिशन होता है उसे आसरमान सिंड्रोम, आशरमान सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कई नालायक बालक आशाराम सिंड्रोम कहते हैं इसको, लेकिन आसाराम सिंड्रोम नहीं है, ये आशरमान सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एडिशन देखने को मिलता है, इसे आशरमान सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सिंचियाई हो सकता है, 4th नंबर पे इसका जो कोज होगा वो सिंचियाई हो सकता है, सिंचियाई हो सकता है। और सिंचियाई का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगी, जो यूटेराइन की ब्लड वेसल्स होती है उनका श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज ऑफ यूटेराइन ब्लड वेसल्स। अगर यूटेराइन ब्लड वेसल्स की श्रिंकेज देखने को मिलती है तो उसे सिंचियाई के नाम से जाना जाता है। तो ये फुल तरीके से पूरी तरीके के आपके जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के कारण होते हैं जिम्मेदार जिनसे अबॉर्शन करवा सकते हैं, वो आता है मैटरनल सिस्टेमिक डिफेक्ट हो सकता है। सेकंड नंबर पे मैटरनल सिस्टमिक डिफेक्ट, मैटरनल सिस्टमिक, अगर कोई वाइटल ऑर्गन का कोई डिफेक्ट है तो वो भी क्या करवा सकता है, यहाँ पर अबॉर्शन करवा सकता है। इसमें माता जी को या भाभी जी को क्या हो सकती है, कोई बड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे लीवर की हो सकती है, उसको हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, किडनी या कोई रीनल का, किडनी या फिर रीनल डिफेक्ट हो सकता है, या उसको कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है। तो उन सभी कंडीशंस में क्या करवा सकता है, ये जा करके अबॉर्शन करवा सकता है। अदर कॉज की बात कर लेते हैं। अदर कॉज बड़े ही मजेदार कॉज है। यहाँ पर भाभी जी ने अबॉर्शन में कौन कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं, तो यहाँ पर भाभी जी रेडिएशन से एक्सपोजर है, भाभी जी का बार बार में वो रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। एक्सरे रेडिएशन मेनली कॉमनली जो एक्सरे रेडिएशन होती है, एक्सरे रेडिएशन से उनका बार बार एक्सपोजर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक्सरेज होती है वो या रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। लेकिन ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वार्ड में ड्यूटी करती है या रेडिएशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती है और बार बार में रेडिएशन से एक्सपोजर होता है या अन्य किसी तरीके से रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो उन सभी फीमेल में एक्सपोजर ज्यादा होता है तो वहां पर रिस्क बढ़ जाती है अबॉर्शन की। बात कर लेते हैं, मदर कोई ड्रग का अब्यूज करती है, अगर किसी तरीके की कैफीन, हीरोइन या किसी अन्य ड्रग्स का अब्यूज करती है या यहाँ पर यूज करती है, अब्यूज करती है कोई भी किसी तरीके के अदर ओपोइड्स का, तो ड्रग अब्यूज हो गया तो भी वहां पर क्या हो सकता है, अबॉर्शन करवा सकती है। या मान लीजिए मदर दारूडिया है, एल्कोहल अब्यूज करती है, एल्कोहल का अब्यूज करती है, यहाँ पर माता जी है वो पीकर बैठ करके पटियाला पैक बना करके दिन और रात उसका पीने का ही काम है, तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। या देख सकते हैं कि स्मोकिंग करती है, मदर है या भाभी जी है वो बिल्कुल सुट्टाबाजी करती है, पकड़ करके बैठ करके सबके सामने बैठ करके सुट्टा खींचती है, तो भी वहां पर स्मोकिंग की वजह से भी, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से या फिर दारू अल्कोहल का सेवन करने की वजह से या ड्रग अब्यूज करने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहां पर अबॉर्शन हो सकता है। या फिर कीमोथेरेपी ले रही है, यानी कि अगर माता जी को कैंसर है और कैंसर लेने की वजह से भाभी जी को कैंसर है और वहां पर एंटी कैंसर ड्रग जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं वो ले रही है, तो भी चांसेस हो सकते हैं। RH ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी है, RH और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी है, तो भी वहां चांसेस बनते हैं कि उसको अबॉर्शन हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या भाभी जी कहीं पर गिर जाती है
या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर एब्डोमिनल ट्रॉमा हो जाता है, तो इन सभी कारणों की वजह से वहां पर एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर या अबॉर्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो अबॉर्शन के मैकेनिज्म में बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें मैकेनिज्म देखने को मिलती है। तो 8 से लेकर के 8 वीक में किस तरीके से जो फॉलो होगी मैकेनिज्म अबॉर्शन की, उसके बाद 8 से 14 और 14 से लेकर के 16 वीक तक कैसे फॉलो होते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन। तो 0 से 8 वीक तक में अबॉर्शन होगा तो उसमें पूरा जो भी आपका मटेरियल होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो कंप्लीटली यहाँ पर एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर 0 से 8 वीक पर क्या होगा, कंप्लीट मटेरियल होता है वो एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इसके बाद में इसे कहेंगे सर्वाइकल अबॉर्शन। सर्वाइकल अबॉर्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है प्रेगनेंसी या अबॉर्शन का वो सर्वाइकल, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस और इंटरनल सर्वाइकल ओस के बीच में फंसा हुआ रह जाता है। अबॉर्शन रिलेटेड मटेरियल या प्रेगनेंसी रिलेटेड मटेरियल, तो उसे नाम से जाना जाता है कि सर्वाइकल अबॉर्शन है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर वीक में 8 से लेकर 14 वीक के बीच में अबॉर्शन होगा तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड मटेरियल होता है वो या तो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाएगा या फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर को फॉलो करेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है, पहले फीटस डिलीवरी होती है, उसके बाद देन आफ्टर द प्लेसेंटल डिलीवरी होगी। और बात करते हैं अगर 14 से 22 वीक के बीच में अबॉर्शन होगा तो उसे मिनी लेबर के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, पहले फीटस डिलीवरी होगी और फीटस डिलीवरी होने के बाद में प्लेसेंटा डिलीवरी होती है तो उसे मिनी लेबर के नाम से जानते हैं। अब जब बहुत देर से आप कोशिश कर रहे थे या बहुत देर से याद कर रहे थे कि गुरुजी पढ़ाई जा रहे हो, हमने इसके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बता दो, लेकिन आपको टाइप से पहले इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपको अच्छी तरीके से मिल गई है। अब टाइप को समझने में आपको बहुत इजी आसान रहेगा। तो बात करते हैं, लेट स्टार्ट द टॉपिक कि अबॉर्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अबॉर्शन 2 टाइप्स का होता है मेनली। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस देखने को मिलेगा और स्पॉन्टेनियस होता है वो मेनली कॉमनली ज्यादा होता है, कॉमन होता है। जबकि सेकंड टाइप का जो अबॉर्शन होता है वो आर्टिफिशियल होगा और आर्टिफिशियल होता है वो या तो लीगल हो सकता है या फिर इलीगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर या तो लीगल होगा जो लीगल पर्पज की वजह से, अगर मान लीजिए किसी को बच्चे को डिफेक्ट है, कोई जन्मजात ऐसी विकृति है जो आगे जाकर के उसमें बहुत विकृति कर सकती है, तो ऐसे डिफेक्ट में या ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो आगे चल करके बच्चे में बहुत बड़ा डिफेक्ट कर सकती है या उसके जीने की जो संभावना होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो उन कंडीशन में क्या कर देते हैं, उसका आर्टिफिशियल अबॉर्शन करवा देते हैं। या फिर बात करें कि इलीगल हो सकता है, इलीगल में आपने बहुत बार देखा है ऐसी फीमेल जो कि बिना इलीगली वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद में उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है, ये सभी इलीगल में जाए आता है। तो इलीगल हो सकता है और इलीगल को ही क्रिमिनल भी कहा जाता है। तो बात करते हैं मेनली जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़ेंगे, इलीगल वाला पढ़ेंगे, एमटीपी एक्ट में पढ़ेंगे जहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे, वहां पर इलीगल पढ़ेंगे। अभी बात चल रही है लीगल वाले की, स्पॉन्टेनियस की, और स्पॉन्टेनियस होता है उसे ही नेचुरल के नाम से भी जानते हैं, जो अपने आप होता है, नेचुरली है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, जानबूझकर कोई नहीं करता है। इसमें बात कर लेते हैं, सबसे पहले आता है वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन आएगा, उसके बाद में इनविटेबल अबॉर्शन होता है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा।
इनएविटेबल अबॉर्शन। थर्ड नंबर बात करें तो इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट में थोड़ा सा ही अंतर होता है, जिसमें पूरा प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी होता है सब निकल करके बाहर आ जाता है, जबकि इनकम्प्लीट में थोड़ा थोड़ा अंदर रह जाता है, थोड़ा बाहर आ जाता है। मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, और मिस्ड अबॉर्शन को ही साइलेंट अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। साइलेंट होता है, मर भी जाएगा बच्चा और आपको 21 दिन तक पता भी नहीं चल पाता है, या फिर यहाँ पर सेप्टिक हो सकता है और रिकरेंट हो सकते हैं। तो सेप्टिक अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से अपन वन बाय वन करके समझते चलेंगे कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या होता है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि इसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो रिकवरी होती है वो पॉसिबल होती है, यानी कि जो थ्रेटन्ड वाले अबॉर्शन में जो मैक्सिमम क्या होता है इसमें कि यहाँ पर उस तरीके की जो पॉसिबिलिटी होती है उसके इम्पॉसिबल नहीं होती है रिकवरी, यानी कि अबॉर्शन की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो अबॉर्शन की जो स्टेज होती है वो उस हद तक, या अबॉर्शन की पैथोलॉजी उस हद तक नहीं पहुंची है कि जहां से इसकी रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो। तो इसका डायरेक्ट और सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसी स्टेज जहां से उसकी रिकवरी होती है, वो पोजीशन या पॉसिबल होती है, उसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में आएगा कि रिकवरी होती है, वो पॉसिबल होती है, पैथोलॉजी नॉट अप टू द स्टेज, उस स्टेज तक या उस हद तक नहीं पहुंची है जहां से इसका रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो। तो रिकवरी यहां पर लिख दीजिए कि रिकवरी होती है, पॉसिबल होती है, ये स्टेज वहां तक नहीं पहुंची है कि जहां से वापस से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं हो। इसमें क्या देखने को मिलेगा, 2/3% होते हैं, 2/3 होंगे या 2/3 होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं केस, और 1/3 में क्या हो जाती है, अबॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टू तिहाई होते हैं, 2/3 होते हैं, 2/3 पोर्शन होता है, रिकवर हो जाएगा, लेकिन 1/3% में क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है वो रिकवरी के होते हैं। जबकि इनएविटेबल अबॉर्शन में जो पैथोलॉजी होती है अबॉर्शन की वो उस हद तक पहुंच चुकी है जहां से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर चला गया है तो अबॉर्शन ही होना तय है। तो इसीलिए इनवाइटेबल में और थ्रेटन में यही फर्क होता है कि यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल होती है, जबकि इनएविटेबल अबॉर्शन में रिकवरी नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों में ध्यान देने की बात है, केवल और केवल एक लाइन का, एक वर्ड्स का फर्क होएगा जिसमें पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप थ्रेटन्ड और इनवाइटेबल अबॉर्शन के क्वेश्चन को पढ़े, आराम से आपको 2 बार उसका मीनिंग समझना है, उसके बाद में ही आपको आंसर देना होता है। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन की बात कर लेते हैं। जो उसका बेसिक इंटरवेंशन होगा वो वहां पर क्या करना होता है, आपको वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी सबसे पहले जो बेसिक इंटरवेंशन की बात करें, जो टारगेट इंटरवेंशन की बात करें, तो टारगेट इंटरवेंशन होता है कि फीटल की लाइफ को सेव करना। बेसिक इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लीडिंग के असेसमेंट करना होता है, काउंट्री पैड का काउंटिंग करके वहां पर ब्लीडिंग की असेसमेंट करेंगे। एडवाइस करनी है उसको कि वहां पर रेस्ट प्रोवाइड करवानी है। रेस्ट का मतलब हो गया भाभी जी को अप टू 2 वीक तक, कम से कम भाभी जी को 2 वीक तक तो उसको सलाह देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है, यानी कि उसको समझाना है अच्छी तरीके से कि आपको 2 वीक तक तो इधर से उठाकर इधर नहीं रखना है। लेकिन भाभी जी ये सुन के ही बहुत खुश हो जाती है कि चलो अबॉर्शन की वजह से ही सही आराम करने का चांस तो मिल गया है। तो वहां पर भाभी जी कहेगी कि मेरे को 2 वीक क्यों, मेरे को तो 2 साल तक आराम, ऐसा आराम बता दीजिए। तो यहाँ पर बेस्ट बेड रेस्ट होती है, एडवाइस की जाती है, और भाभी जी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब भी अगर वेजाइनल हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर आपका कोई टिश्यू या कोई
पास आउट होता है मटेरियल आपकी वजाइना से, तो आपको तुरंत आकर के नर्सिंग स्टाफ को और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये सब कुछ बताना है आपको भाभी जी को। उसको बाद में एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड जो भी इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं, ताकि वो जाकर के प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। उसके बाद में कहा जाता है, और मेन पॉइंट का ध्यान रखना है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसको अवॉइड करना है। तो भाभी जी को आपको बिठा करके अच्छी तरीके से समझाना है कि आपको थोड़े दिनों के लिए T20 और वर्ल्ड कप का जो भी मैच होगा उसको आपको अवॉइड करना है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उनको अवॉइड करना है। क्योंकि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो सीमन होता है वो कंटेन रहता है किससे, प्रोस्टाग्लैंडिन से। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन जाकर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, और जब यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन आने लग गए तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है किस टाइम पे कि सेक्सुअल एक्टिविटी को अभी जी को अच्छी तरीके से समझाना है कि आपको किसी तरीके का कोई भी अभी मैच नहीं खेलना है, तो यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। तो और यूएसजी करेंगे तो यूएसजी में इंटैक्ट सैक देखने को मिलेगा, इंटैक्ट गैस्ट्रेशनल सैक है, बच्चा है वो आराम से देखने को मिलता है, जिंदा बच्चा देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन की। इनवाइटेबल अबॉर्शन में पैथोलॉजी होती है अबॉर्शन की, वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है जहां से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें अगर बात आती है कि यहाँ पर ज्यादा अगर डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि उसको अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो मथार्जिन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मथार्जिन सीवियर ब्लीडिंग के लिए। और डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो जल्दी से जल्दी आपको यूटेराइन कैविटी को खाली करना है। अब आप मेडिकल मैनेजमेंट से यूट्रस की कैविटी को खाली कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू यूटेराइन कैविटी को एम्प्टी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो टुकड़ों में आता है, आधा बाहर निकल जाता है, आधा यूट्रस में पड़ा रहता है। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो पूरी तरीके से एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, उसके कुछ टिश्यू या मटेरियल होता है वो अबॉर्शन का वो अंदर रह जाता है, कुछ निकल करके बाहर आ जाएगा, तो इसे इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। और इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है वो यहाँ पर लाइन लिख लीजिए आप अच्छी तरीके से स्टार मार्क लगा करके, कि जो मोस्ट कॉमन टाइप का अबॉर्शन होता है इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। फोर्थ में बात करते हैं कंप्लीट की, तो कंप्लीट जो प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, प्लेसेंटा हुआ, फीटस हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड हुआ, पूरी तरीके से निकल करके बाहर आ जाते हैं कंप्लीट अबॉर्शन में। बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की, तो मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा कि जो भी आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड जो सिम्टम आ रहे थे भाभी जी में, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम गायब हो जाते हैं, एंड डिसअपियर ऑफ द प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम होंगे इसमें। मिस्ड अबॉर्शन में साइलेंट अबॉर्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये कब तक इसमें बच्चा होगा, वो डेड फीटस होगा। यानी मिस्ड अबॉर्शन होता है उसमें फीटस क्या हो जाता है, डेड फीटस देखने को मिलेगा, यानी बच्चा मर करके यूट्रस में रहेगा। और यूट्रस में बच्चा कब तक रह सकता है, 3 वीक या 21 दिन तक रह सकता है। 3 वीक के बाद में डार्क क्लोटेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और इसमें फीटस में कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। जो फीटस था वो मरा हुआ डेड फीटस था, वो क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है, डीआईसी कर सकता है। इसमें क्या हो सकती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो गया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। एक्सेसिव क्लोटिंग होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर यहाँ पर सेप्टिसेमिया देखने को मिल सकता है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है, मिया का मतलब होता है ब्लड, और सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन। ब्लड का मोर कॉमनली सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर मिस्ड अबॉर्शन को फीसी या कैर्नियस या ब्लड या साइलेंट अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब होता है ड्यू टू द इंफेक्शन, ड्यू टू इंफेक्शन के कारण अगर किसी तरीके का अबॉर्शन होता है तो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। अब रिकरेंट अबॉर्शन की बात करी थी, मोस्ट कॉमन कॉज था इसका वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी थी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी थी, मोस्ट कॉमन कॉज था रिकरेंट अबॉर्शन का। इसमें क्या होता है कि इसका मेनली डायग्नोस करते हैं हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री पता करके भाभी से पूछेंगे कि आपको कितनी बार अबॉर्शन हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कितनी बार आपको अबॉर्शन हुआ, तो भाभी जी बताएगी कि मेरे को पहले भी 2-3 बार अबॉर्शन हुआ है, माँ तो बनती हूँ लेकिन अच्छी तरीके से माँ बन के नहीं रह पाती हूँ, बच्चा होता है वो अबॉर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज होगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी देखने को मिलेगा। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब होता है सर्वाइकल ओस का ओपन रहना, और सर्वाइकल ओस ओपन रहता है तो वहां से फीटल प्रेशर की वजह से होगा, फीटल हेड जैसे प्रेशर लगाता है वहां से सर्वाइकल ओस ओपन रहता है और बच्चा निकल करके, फीटस निकल करके उसका प्रेगनेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इन सभी के बारे में अपन आगे भी डील करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जितने भी अबॉर्शन पढ़ाए हैं उनके बारे में। अगर आप एक जगह पर डिफरेंस देखना चाहो तो आपको एक साथ यहाँ पर डिफरेंस बताया जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट में अपन अबॉर्शन है उसको 2 पार्ट में करके डील करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इसके टाइप और वैरायटी देख लेंगे, सेकंड पार्ट में इसका मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट का डील करेंगे। तो उसका वो फर्स्ट पार्ट चल रहा है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है इसका कि यहाँ पर अबॉर्शन में क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो भी आपने पढ़े हैं पूरे अबॉर्शन उनकी एक साथ में लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप वैरायटी ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन की वैरायटी कौन कौन सी है, इसमें वो सभी अबॉर्शन आएंगे जो अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में ब्लीडिंग और पेन देखने को मिलेगा। तो ब्लीडिंग करेक्टर में लिख लीजिए ब्लीडिंग एंड पेन कैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सर्वाइकल ओस की कि सर्वाइकल ओस है वो क्लोज होगा या ओपन होगा। इसके बाद में आएगा कि यूएसजी में देखेंगे कि फीटस डेड है या लाइव है। फिर इसमें पीओजी का यूट्रस की जो पीओजी के अकॉर्डिंग साइज देखते हैं, साइज ऑफ यूट्रस ऊपर से पूरा लिख लीजिए, साइज ऑफ यूट्रस अकॉर्डिंग टू पीओजी, पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन के अनुसार यूट्रस की साइज कैसी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पीओजी के अनुसार उसका क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वैरायटी ऑफ अबॉर्शन में, वैरायटी ऑफ अबॉर्शन में आपको सबसे पहले लिखना है थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ब्लीडिंग होती है और पेन होता है वो बिल्कुल या तो होगा नहीं या फिर डल पेन देखने को मिलेगा, नो या डल पेन और डल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सर्वाइकल ओस होता है वो यहाँ पर सर्वाइकल ओस रहेगा, क्लोज रहेगा, बिल्कुल बंद रहता है। यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा, लाइव फीटस देखने को मिलता है। साइज ऑफ यूट्रस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पीओजी के अनुसार होती है, अकॉर्डिंग टू पीओजी, और पीओजी का मतलब होता है पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे बात करते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन के बाद इनएविटेबल, इनवाइटेबल अबॉर्शन की। इनवाइटेबल अबॉर्शन में ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल सीवियर खतरनाक, यहाँ पर खून की नदियां बहने लग जाएगी। उसके बाद में और सर्वाइकल ओस होता है ओपन देखने को मिलेगा। यूएसजी में फीटस होगा वो डेड फीटस देखने को मिलता है, और साइज होती है यूट्रस की वो लेस देन पीओजी देखने को मिलेगी, यानी साइज होती है यूट्रस की वो पीओजी से, पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन से कम देखने को मिलती है। बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन की।
इनकम्प्लीट में ब्लीडिंग होती है, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, वो लगातार होती रहती है। उसके बाद में सर्वाइकल होस, अगर ब्लीडिंग है तो सर्वाइकल होस भी ओपन रहेगा। यूएसजी में देखेंगे तो यूएसजी में फीटस होगा, बिल्कुल डेड देखने को मिलेगा, डेड फीटस देखने को मिलता है। और यहाँ पर डेड के बाद में भी बात करें तो रिटेन्ड टिश्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फीटस है वो मर गया है और उसमें रिटेन टिश्यू है वो देखने को मिलेगा। लेस देन पीओजी से जो यूट्रस की जो साइज होती है लेस देन पीओजी देखने को मिलेगी। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आता है कंप्लीट, और कंप्लीट में जो आएगा वो ब्लीडिंग होगी। कंप्लीट में वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग थी वो स्टॉप देखने को मिलेगी। बाद में बात करते हैं सर्वाइकल होस वापस से क्लोज हो चुका है। यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर खाली स्थान देखने को मिलेगा, क्योंकि यूट्रस है, यूट्रस में कुछ नहीं है, तो क्योंकि निकल करके सब कुछ बाहर आ गया है। और यहाँ पर साइज होगी वो नॉर्मल देखने को मिलती है, तो ये कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पे मिस्ड अबॉर्शन की। मिस्ड अबॉर्शन या फिर साइलेंट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट अबॉर्शन में ब्लीडिंग पेन होती है वो यहाँ पर नहीं होता है, ब्लीडिंग और पेन एब्सेंट होती है। और कब तक एब्सेंट रहेगी, 21 दिन तक रहेगी। सर्वाइकल होस रहता है क्लोज रहेगा। यूएसजी में डेड फीटस देखने को मिलेगा, फीटस था वो डेड हो गया है, लेकिन साइज ऑफ यूट्रस होती है वो क्या देखने को मिलेगी, लेस देन पीओजी, पीओजी से कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो बच्चा था वो सिकुड़ने लग जाता है। बात कर लेते हैं इसके बाद में, आपने सभी तरीके के जो क्लासिफिकेशन था टाइप का वो आपने अच्छी तरीके से डील कर लिया है। इसके बाद में बात करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन की। तो सेप्सिस के कारण या इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हो जाता है, ये रेयर होता है। सेप्टिक अबॉर्शन रेयर है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से अगर अबॉर्शन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसे सेप्टिक अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शन होगा और मेनली अलग अलग इसकी ग्रेडेड होती है, तो उसमें 3 टाइप की ग्रेड देखने को मिलेगी सेप्टिक अबॉर्शन की। ग्रेड फर्स्ट में होता है कि इन्फेक्शन होगा, वो कहां पर रहता है, केवल आपकी जो यूटेराइन कैविटी में रहेगा। सेकंड ग्रेड में क्या हो जाएगा, वहां से निकल करके पूरी तरीके से आपके जो पार्ट होते हैं उसमें चला जाता है। यानी कि जो मतलब हुआ इसका कि इन्फेक्शन होगा वो ऑल जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर लेगा। सेकंड ग्रेड में बात करते हैं थर्ड ग्रेड में, तो थर्ड ग्रेड में आसपास की जो भी स्ट्रक्चर होती है वल्वा के बाद में, जैसे वजाइना के बाद रेक्टम को, ब्लाडर को और पेरिटोनियम कैविटी को अगर इन्वॉल्व कर लिया है, ग्रेड थर्ड कहलाएगी। सेकंड ग्रेड में जो भी जेनाइटल ट्रैक्ट के ऑर्गन होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेता है। फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा, केवल यूटेराइन कैविटी में होता है। तो इस टाइप से 3 ग्रेडें दी गई है सेप्टिक अबॉर्शन की। तो बात करते हैं लास्ट पे सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसमें सेप्सिस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो गया। यहाँ पर ग्रेड होती है तो 3 ग्रेड पाई जाती है। फर्स्ट ग्रेड में इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है, इसमें इन्फेक्शन होगा, इन्वॉल्व करेगा यूटेराइन कैविटी में पाया जाएगा और यूटेराइन कैविटी में देखने को मिलता है। सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं, ग्रेड सेकंड में क्या देखने को मिलेगा, जो इन्फेक्शन होता है वो कवर कर लेता है ऑल जेनाइटल ट्रैक्ट को। इन्फेक्शन कवर ऑल जेनाइटल ट्रैक्ट, ऑल जेनाइटल ट्रैक्ट में वल्वा आएगा, वजाइना आती है, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब और सभी को यहाँ पर कर लेता है इन्वॉल्व। जबकि बात करें थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में ये यहाँ पर आपकी जो आसपास की जो भी संरचना होती है ब्लाडर में, रेक्टम, पेरिटोनियम को सभी को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। यहाँ पर रेक्टम को, ब्लाडर,
और पेरिटोनियल कैविटी सभी में चला जाएगा इन्फेक्शन, और इसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो जाता है, सीवियर सेप्टिसीमिया होगा, और ये जा करके अबॉर्शन करवा देता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं लास्ट वन की, रिकरेंट अबॉर्शन की। तो रिकरेंट अबॉर्शन में क्या करना है कि यहाँ पर रिकरेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जो बार बार अबॉर्शन करवाती है उसे रिकरेंट अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और रिकरेंट अबॉर्शन को कहा जाता है हैबिचुअल। रिकरेंट का मतलब हो रहा है बार बार हो रहा है, तो उसकी हैबिट पड़ चुकी है, तो उसे हैबिचुअल अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाएगा। तो हैबिचुअल अबॉर्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन भी होता है। मोस्ट जो मेन कॉज होता है इसका सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। यहां पर मैंने पहले भी बोला था मोस्ट कॉमन कॉज हो गया वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी इसका मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलेगा। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें कि यहाँ पर इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर शिरोडकर यहाँ पर मेथड यूज करते हैं, और सर्वाइकल एंड सर्किलेज जो मेथड होगा इसे सर्वाइकल एनसर्किलेज के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाइकल एनसर्किलेज होगा, और सर्वाइकल एनसर्किलेज का जो प्रोसीजर था वो किसने दिया था, सर्वाइकल एनसर्किलेज दिया था। यहाँ पर सर्वाइकल एनसर्किलेज दिया था मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर ने। तो सर्वाइकल एनसर्किलेज ऑपरेशन दिया था वो दिया था मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर। मैकडोनाल्ड और शिरोडकर ने ये यहाँ पर क्या दिया था कि यहाँ पर जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर्वाइकल एंसर के लिए जो ऑपरेशन करेंगे मैकडोनाल्ड और शिरोडकर ने इसको दिया था। इसमें क्या करते हैं कि सर्वाइकल ओस की क्लोज कर देते हैं, और सर्वाइकल ओस का ऑपरेशन कब करेंगे तो 14 वीक पर इसका ऑपरेशन किया जाता है, और इसमें स्टिच लगा दिया जाता है। अब स्टिच का रिमूवल की बात करते हैं कि स्टिच रिमूवल कब करेंगे, तो स्टिच का रिमूवल किया जाता है बिफोर 2 वीक ईडीडी, बिफोर 2 वीक ईडीडी से 2 वीक पहले, या एक्सपेक्टेड डेट होती है डिलीवरी की जो कि नेगली फॉर्मूला से निकाली जाती है, तो उसको स्टिच रिमूवल करना है। 2 वीक से पहले स्टिच लगाते हैं, 14 वीक पर इसका ऑपरेशन करते हैं। 4 सेंटीमीटर से कम होगा तो ऑपरेशन करेंगे और स्टिच रिमूवल करते हैं। वो 2 वीक ईडीडी होने से 2 वीक पहले स्टिच का रिमूवल कर देते हैं। प्रिंसिपल होगा इसमें सर्वाइकल ओस की क्लोजिंग की जाती है। इसमें जो स्टिच होते हैं उसको टेम्पररी लगाया जाता है, टेम्पररी वाले होते हैं, और इसको नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे, टेम्पररी होते हैं, और उनकी जो शूचरिंग करते हैं वो किस में करते हैं, रिकरेंट होते हैं, यानी रिकरेंट इसमें शूचरिंग की जाती है, रिकरेंट होती है वो नेचर में। तो ये पूरी तरीके से आपके जो टाइप्स हैं अबॉर्शन का वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में अगर किसी फीमेल को एक क्वेश्चन देखिए कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, जिसको कि 10 वीक पर ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रेशनल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको कि 10 वीक की प्रेगनेंसी है और उसमें वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें एबीसीडी में आपको आंसर देना है, असेसमेंट करना है वजाइनल ब्लीडिंग का, या उसकी फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, या उसका ब्लीडिंग का अमाउंट चेक करना है, या फिर मैटरनल पल्स का उसका असेसमेंट करेंगे, या फिर उसको एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्शन करना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा कि असेसमेंट करना है वेजाइनल ब्लीडिंग का। अब एक और क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो कि अपन ने पहले भी डील किए थे, थ्रेटन्ड अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन से पूछा जाता है। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब हो गया कि जो पैथोलॉजी होती है अबॉर्शन की वो उस हद तक या उस स्टेज तक नहीं पहुंची
है जहां से उसकी रिकवरी को करना पॉसिबल ना हो, यानी रिकवरी होती है, पॉसिबल होती है। और इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या होगा, पैथोलॉजी होती है अबॉर्शन की, वो उस स्टेज तक पहुंच चुकी है जहां से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर पहुंच गया तो उसका क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से अबॉर्ट होना है। तो यहां पर बात कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का। तो अपन ने देखा था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज था क्रोमोसोमल डिफेक्ट था, जिसमें कि वहां पर अलग अलग तरीके का जर्म लेयर का कोई डिफेक्ट हो, प्लाज्मा डिफेक्ट हो, या फिर उसका किसी तरीके का कोई और क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज आंसर देना है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट या एम्ब्रियोनिक लेयर का कोई डिफेक्ट होता है, वो आंसर देना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट इसका मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन क्या क्या करना है, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, वो सेकंड पार्ट में डील करेंगे। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, कई बच्चों को नींद आने लग गई होगी, तो नींद मत लाइए मेरे दोस्तों। नालायक बाल को आपको अपना लक्ष्य पहचानना है, लक्ष्य पहचान करके लक्ष्य तक अपना लक्ष्य भेदी बाण चलाना है, और वो बाण है अपने पास नर्सिंग ऑफिसर बनना है। आपको जो भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर जाकर के वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके जोर शोर के साथ में हमला करना है एग्जाम पर। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका जो भी रेशनल है उसको समझना है, और रेशनल समझ करके पूरे चारों ऑप्शन है उनको देखना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। कभी भी आंसर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 घंटे का टाइम खूब होता है 200 क्वेश्चन के लिए, तो आपको अच्छी तरीके से पहले से ही माइंड सेट करके अपने आप को, और कम से कम नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, उसके लिए आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। साथ साथ में थ्योरी पढ़ते जाइए, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दिन में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव मार्किंग है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी का जो रेशियो होता है वो कम होता चला जाता है। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि यहाँ पर जो मेहनत करेगा वो सफलता हासिल कर लेगा, और जो सफलता होती है वो दुनिया का परिचय आपसे करवाएगी, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवा देती है। जब सफलता होती है वो आपका परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवा देती है। जो अगर आपको सफल बन गए हैं, आपका अगर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपको सक्सेस मिल जाती है, तो आस पड़ोस के लोग आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो झूठी तारीफें करें, लेकिन जरूर करेंगे एक दिन। लेकिन अगर आप जैसे ही अनसक्सेस होंगे या फेल्योर होते हैं, तो आस पड़ोस वाले, घर के रिश्तेदार वालों के लगातार फोन आने लग जाते हैं कि आपके बच्चे का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सक्सेस होते हैं तो उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना आपसे यही है कि लगातार आप कंटिन्यू में, सतत में, कंटिन्यूएशन के साथ हार्ड वर्क करते रहिए। आपको जरूर इसी तरीके से अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपको सफलता बिल्कुल निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको सफलता का स्वाद लग जाएगा। और जैसे ही आपको सफलता मिलती है, आपको कभी भी घमंड नहीं करना है, और एक भाई उसको अपने आप को मोटिवेट करके उसको आपको प्रमोट करते रहना है। ये नहीं कि एक बार सफलता मिल गई है तो आप सब कुछ छोड़ दे, नहीं करना है ऐसा कुछ। लेकिन आप अपने अच्छी तरीके से, जब आपको 80,000 रुपए की सैलरी मिलेगी नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, तो आप अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को अच्छी तरीके से साकार कर सकते हैं बिना किसी तरीके से, क्योंकि आप जीवन पर्यंत आप 10-20 हजार रुपए की जॉब करके अपना जीवन यापन नहीं
नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी असफलता तो निराश मत होना और सोचना है कि कुछ इससे ही बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में, कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो आपको इतिहास बदलना है, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी तरीके से कंटिन्यूएशन में स्टडी को जारी करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।